नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लेकर आगे हैं। जो छात्र इस समय आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे पटवार भर्ती परीक्षा वनपाल की, आप सभी से मेरा निवेदन है वीडियो को पूरा देखें और साथ के साथ नोट्स बना लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपके सामने टॉपिक लेकर आ रहे हैं संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं वो मैं आपको हल करा रहा हूँ, ठीक है। सारे प्रश्न एक एक टाइप के होंगे जी। देखिए, प्रश्न नंबर पहले की बात करते हैं। पहला प्रश्न किस प्रकार का वह बन सकता है। पहला प्रश्न बन सकता है, जैसे मैंने लिखा, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। योग क्या होगा। देखिए, मैंने बोला प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, या इसकी दूसरी लैंग्वेज क्या बन सकती है। दूसरी लैंग्वेज ये बन सकती है 1 + 2 + 3 + 4 और रेगुलर चलेगा ये 7 + 8 + 9 + 10। ये इसकी दूसरी लैंग्वेज बन सकती है। या इसकी अगर तीसरी लैंग्वेज बन सकती है तो वो बन सकती है 10 तक सभी प्राकृत संख्या का, 10 तक सभी प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। देखिए, 3 लैंग्वेज आपके सामने नजर आएगी। पहली लैंग्वेज, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। दूसरी लैंग्वेज 1 + 2 + 3 + 4 7 8 9 10 दे रखा है। तीसरी लैंग्वेज की बात करते हैं तो 10 तक सभी प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। दोस्तों, अगर ये तीनों लैंग्वेज आपको नजर आती है एग्जाम में, तो इन तीनों लैंग्वेज का जो पैटर्न है वो पैटर्न आप याद रखना। वो पैटर्न होगा n + 1/2। ये आप ध्यान रखना, n + 1/2। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग बोल रहा है 1 से लेकर 10 तक चल रहा है। तो यहां पर भी आपके सामने 10 लिखा गया है और 10 तक लिखा गया है। देखो, 3 चीज लैंग्वेज नजर आ रही है, यहां 10 है, यहां 10 है और यहां 10 है। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग बोल रहा है। दूसरा 1 + 2 + 3 + 4 7 8 9 10 बोल रहा है। तीसरा लैंग्वेज 10 तक सभी प्राकृत संख्या का योग बोल रहा है। तो आपको पैटर्न यूज करना पड़ेगा। 10 अंतिम संख्या होगी 10, 10 में आप 1 जोड़ोगे /2, तो 10 × 11/2। 2 से काटेंगे 5 बार, 11 पंजे 55। तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास में 55। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये पैटर्न आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 2 की दूसरा प्रश्न दे रखा है 31 से 70 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। 31 से 70 तक सभी प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। इकतीस से 70 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। देखो, प्रश्न संख्या 2 का थोड़ा लैंग्वेज मैंने परिवर्तन किया है। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, 31 से 70 तक सभी प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। एक लैंग्वेज तो ये बोल रहा है, दूसरा लैंग्वेज ये बोलेगा, जैसे देखिए 31 + 32 + 33 और रेगुलर चल रहा है 68 + 69 + 70, यानी 31 से 70 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ये अगर प्रश्न आता तो भाई इसका जवाब कैसे देंगे। देखिए, आप इस लैंग्वेज को पढ़े, यहां दे रखा 31 से 70 और यहां दे रखा 31 32 33 68 69 70। दोनों एक ही चीज है, दोनों का आंसर एक ही आएगा। देखिए कैसे करेंगे। यहां पर इस प्रश्न को हल करने का तरीका है कि आप 31 से छोटी संख्या लीजिएगा। आपको लेना होगा 31 से छोटी संख्या। कौन सी संख्या लेनी होगी, छोटी संख्या लेनी होगी। अब देखिएगा, यहां पर 70 है तो यहां 70 से जस्ट बड़ी संख्या लेनी होगी। आप ध्यान रखें, जो मैं पैटर्न बता रहा हूं बस उसी का इस्तेमाल करें। 31 से छोटी संख्या होती है 30, तो हम क्या करेंगे, या 30 और 31 का गुणा करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। चलिए, 70 से बड़ी संख्या होती है 71, तो हम क्या करेंगे, 70 और 71 का गुणा करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। देखिए, हम यहां 2 से काट रहे हैं, 15 बार कट गया। 15 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15 और 15 तिया 45 और 1 बचेगा यानी 46, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिएगा, इसी प्रकार
हमने यहाँ पर काटा है 2 बार, तो यहाँ 35 बार कट गया। 70 को 2 से भाग दिया 35 बार। हम क्या करेंगे, 71 और 35 का मल्टीप्लाई कीजिए। 71 और 35 का मल्टीप्लाई करते, इधर देखो आप, यहाँ लिखा 35, 5 एकम 5, 7 पंजे 35। अब देखिएगा 3 एकम 3, 7 या 21, तो ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 24। अब भाई देखिए यहाँ आ रहा है 2485 और यहाँ आ रहा है 465। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2485 में से 465 को घटा देंगे। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 4 गया 0 और ये 2। इसका मतलब हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है कि 31 से 70 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो सभी प्राकृत संख्याओं का योग होगा 2020। आगे सभी को ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कि दोस्तों हमने पहला प्रश्न भी कर लिया और हम दूसरा प्रश्न भी कर चुके हैं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए संख्या पद्धति का जो तीसरा प्रश्न बनता है वो किस प्रकार का बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां लिखा मैंने प्रश्न संख्या 3 और देखिए पैटर्न देखिएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसी प्रकार चल रहा है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। एक तो ये प्रश्न बोलता हूं मैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। सभी संख्याओं का योग कितना होगा। एक लैंग्वेज ये चलता है। इसी का दूसरा लैंग्वेज सुनने की कोशिश कीजिए। इसी का दूसरा लैंग्वेज क्या होता है, इसी का दूसरा लैंग्वेज होता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। ये दो लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई ना तो आप मान के चलो कि वहां पर जो प्रश्न आएगा क्लियर कर जाओगे। देखिए आप सुनना लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को कैसे हल करेंगे। देखिए भाई इसको करने का तरीका मैं जो आपको बता रहा हूं आप इसको पकड़ लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो यहां स्क्वायर है, यहां 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बोल रहा है, यहां 10 का स्क्वायर है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अंतिम संख्या इसको आप n बोल दीजिएगा। इस अंतिम यानी लास्ट जो नंबर है इसको मैंने n बोल दिया है। तो मैं लिखूंगा इसका पैटर्न बनेगा n, फिर n में मैं 1 जोड़ूंगा। हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए इस n को 2 से गुणा करूंगा यानी 2n, फिर वापस 1 जोड़ूंगा और डिवाइड करूंगा मैं 6 का। ये फॉर्मूला आप याद रखना। अगर मान लीजिए आपको ये याद करने में तकलीफ होती है कि यार मुझे कैसे याद रखना पड़ेगा, तो दूसरा तरीका बता रहा हूं, आप या कीजिएगा n लिखो, फिर n में आप 1 जोड़ो। अब देखो n 1 है, n में आपने 1 जोड़ा, अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2n प्लस आप 1 जोड़ दीजिएगा। फिर आप इस n के लिए 1 लिखो, आप इस n प्लस 1 के लिए 2 लिखो और आप 2n प्लस 1 के लिए आप 3 लिखो। जैसे कैसे, n की वैल्यू 1 हो गई तो 1 और 1 2 हो गया, n की वैल्यू 1 हो गई तो 2 और 1 हो गया 3, तो यहां 3 लिखा। 1 गुणा 2 गुणा 3, देखो ये आ गया 6। अब देखिए सुनिएगा, यहां पर n की वैल्यू 10 है और यहां पर भी प्रथम 10 बोला है, आपको बोल रहा है वर्गों का योग। ये लैंग्वेज ध्यान रखना। देखिए कैसे करेंगे, अंतिम वैल्यू 10 है तो हमने यहां 10 लिख दिया है। उसके बाद 10 से जस्ट बड़ी संख्या 11 होती है। देखो 10 प्लस 1 11, ठीक है। 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, 20 में 1 जोड़ेंगे हमारे पास हो गया 21 और नीचे लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3। 2 से काटेंगे ये 5 बार कट गया, 3 से काटेंगे ये 7 बार कट गया। 11 को 5 से गुणा करेंगे 55 और 55 को 7 से गुणा करेंगे 385 आ जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे 385 होगा। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये जो पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों अब अपन इसके चौथे प्रश्न की बात करते हैं कि चौथा प्रश्न किस प्रकार का बनेगा। देखिए आप प्रश्न का लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करें। मैंने यहां लिखा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और ये रेगुलर चल रहा है मेरे पास में 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। मान लीजिए ये प्रश्न आता है तो इस प्रश्न का क्या जवाब करेंगे। देखिए मैं तरीका बता रहा हूं।
यहां पर स्क्वायर पैटर्न तो चल रहा है, यहां पर स्क्वायर पैटर्न तो चल रहा है, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है? 11 से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर स्क्वायर पैटर्न तो चल रहा है, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है? 20 से हो रहा है। तो देखिए मैं इसका तरीका बताता हूं। इसका आपको एक बहुत आसान तरीका यूज करना पड़ेगा। वो कौन सा होता है? देखिए सबसे पहले बेस्ट जो तरीका है वो अपना लीजिएगा। या तो एक तरीका होता है कि आप 1 से लेकर 20 तक चले जाइएगा और फिर 20 से छोटी संख्या 1 से 10 तक माइनस कीजिए। देखिए अगर मैं ऐसी बात करता हूं 1 + 2 + 3 और रेगुलर मैंने बात की 7, 8, 9 और 10, इसमें यहां तक 10 तक की संख्या गायब है सारी, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट ये 11 से हो रहा है, तो 10 तक का स्क्वायर सारा इसमें गायब है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। तो इसका तरीका कैसे यूज करें? इसका तरीका यूज करने का तरीका, सबसे पहले यहां अंतिम संख्या 20 है तो आप लिखो 20, 20 में आप 1 जोड़ो 21 और 20 को 2 से गुणा करो, 20 दूनी 40, 40 में 1 जोड़ो 41 बटे वो पैटर्न यूज करो 1 × 2 × 3। देखो इसका तरीका तो मैं यहां यही बता रहा हूं। 2 से काटा मैंने, ये 10 बार कट गया, 3 से काटा ये 7 बार, 70 × 41, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये हो गया 2870। हो गया क्लियर? अब सुनिएगा, यहां पर 11 से जस्ट छोटी संख्या, तो 11 से जस्ट छोटी जो संख्या वे 10 है, तो हम इस 10 को पकड़ेंगे। 10 में 1 जोड़ा 11, 10 से बड़ी संख्या 11, 10 को 2 से गुणा किया 20 और 1 जोड़ा 21, नीचे वापस लिखेंगे 1 × 2 × 3, 2 से काटा 5 बार, 3 से काटा 7 बार, इनको गुणा करेंगे, ये आ गया 385। अब सुनिएगा, हमें हमारा प्रश्न बोल रहा है कि 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इस 2870 में से 385 को घटा देंगे। चलिए 10 में से 5 गया 5, यहां 6 बचेगा, 1 हासिल लेंगे, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, यहां 7 बचेगा, या 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो सही जवाब होगा 2485। देखिए अगर अपन पांचवें प्रश्न की बात करें तो यहां दे रखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर बोल रहा 20 का स्क्वायर तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे? देखिए यहां आपको रेगुलर, यहां पर देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर अंतिम संख्या 20 है, तो फिर यहां आपको इससे छोटा नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका तरीका क्या हो? अंतिम संख्या 20 है तो आप लिखो 20, 20 में 1 जोड़ो 21, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे हुए 1 × 2 × 3, 2 से काटा 10 बार, 3 से काटा 7 बार, ये हो गया 70 × 41 यानी 2870। आगे समझ में? यानी 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होगा? 2870। या लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है, 1 से 20 तक सभी प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, तो भी आपको क्या राइट करना होगा? आपको 2870 राइट करना होगा। आगे समझ में? ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन प्रश्नों को फोकस करें, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करता हूं मैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा लैंग्वेज। मैं यहां लिख रहा हूं जैसे 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, और रेगुलर चलता हूं मैं 38 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। मान लीजिए ये प्रश्न आ जाता है 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर और 38 का स्क्वायर, 39 और 40, यानी यहां तक सभी संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो आगे बोलेगा तक सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग। सुनिएगा इस प्रश्न को अपन कैसे हल करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आपको 21 नजर आ रहा है और यहां पर आपको 40 नजर आ रहा है। पहला हमारा सवाल, इसी 40 को पकड़ना है। अंतिम संख्या को आप कोई परिवर्तन नहीं करें। ये 40 आ रहा है तो 40 का 40 लिखा, 40 में 1 जोड़ा 41। यहां तक तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब भाई क्या करना है कि 40 में 1 जोड़ा 41, अब इस 40 का दुगना करना है और 1 जोड़ देना है। तो 40 दूनी 80 और 1 जोड़ा 81 अपॉन 1 × 2 × 3, 2 से काटेंगे,
ये 20 बार कट गया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21। हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। देखो भाई 41 को अगर 20 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 820। 820 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जो तरीका बता रहा हूँ वही यूज़ करें। यहाँ लिखा 820 और इसको 27 से गुणा कर लेते हैं। 0 7 दूनी 14, 7 8 56 और 1 हो गया 57, इंटू का चिन्ह, 0 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 0 4 7 और 4 11 का 1 हाथ से लगेगा 1, 6 और 6 12 हाथ से लगेगा 1, ये हो गया 22,140। अब सुनिएगा, इसकी बात करते हैं। 21 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है? 20 है। 20 है ना, तो हमें इससे छोटा लेना है। यहां पर तो 40 ही लेना है, लेकिन आप ध्यान रखें यहां से छोटा लेना है। कौन सी संख्या गायब है? 20। तो 20 में एक जोड़ा 21। अब 20 का दुगना करो, 20 दूनी 40 और एक कितना हो गया? 41 बटे वे 1 गुणा 2 गुणा 3। वही पैटर्न यूज करना है। 2 से काटा 10 बार, 3 से काटा 7 बार ये हो गया 70 इंटू 41। देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब भाई हमें पूछा है 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, सारा 40 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इस 22,000 देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा ना, ये 22,140 आ रहा है, इसमें से ये 2870 घटा दूंगा। 0 14 में 7 गए 7, यहाँ पर 0 बचेगा, 1 हाथ से ले लेंगे। 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 हाथ से लेते हैं। 11 में से 2 गए 9, ये आ गया 19,270। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 19,270। में क्या क्या जाना वापस में रिवाइज करा देता हूँ। हमने 1 से 10 तक प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात किया, फिर हमने 1 से 10 तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात कर लिया, और उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 6 प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए। 7वां जो मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं घनों का, यानी 1 से 10 तक सभी घन संख्या के वर्गों का योग कितना, घन संख्या का योग कितना होगा। तो देखिए दोस्तों इसका तरीका है। यहां मैं 7वां जो प्रश्न लेकर आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। देखिए भाई यहां मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 1 का क्यूब, मैंने लिखा 2 का क्यूब, मैंने लिखा 3 का क्यूब, और ये रेगुलर चल रहा है 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। यानी एक लैंग्वेज तो ये आती है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब तक सभी संख्या का योग। देखिए एक लैंग्वेज ये नजर आएगी। इसकी दूसरी लैंग्वेज क्या बनेगी वो देखिए। इसकी दूसरी लैंग्वेज बनेगी कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का योगफल कितना होगा। योगफल कितना होगा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दोनों लैंग्वेज पढ़ लीजिए। देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। या लैंग्वेज घूम जाती है तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का योगफल कितना होगा। चलिए भाई इसकी लैंग्वेज क्या बढ़ेगी। देखिए इसकी लैंग्वेज कैसे बनेगी। आपको घन लिखा आता ना, तो घन लिखा आता इसका पैटर्न आपको यूज करना पड़ेगा n, फिर आपको लिखना पड़ेगा n+1 बटे वे 2, और आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। ध्यान रखिए देखो n+1 बटे वे 2 इसका स्क्वायर। या n क्या है? n का मतलब अंतिम डिजिट। n का मतलब क्या है यहाँ पर? अंतिम डिजिट या अंतिम संख्या। तो मैंने लिख दिया n बराबर अंतिम संख्या है। अब देखिए हमारा प्रश्न का लैंग्वेज 1 से स्टार्ट हो रहा है, अंतिम संख्या 10 नजर आ रही है, प्रथम 10 नजर आ रहा है, तो n की जगह हम 10 लिखेंगे। तो 10 में एक जोड़ा 11 बटे वे 2 और इसका स्क्वायर। 2 से काटा 5 बार, 11 पंजे 55, और 55 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 30 25। यानी ये हुआ। आपसे पूछ रहा ना कि 1 से लेकर 10 तक सभी घन संख्या का योगफल कितना होगा, या
1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृत संख्या के गणों का योगफल कितना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3025। आगे समझ में? चलो जल्दी से कॉपी करते हैं। तो अगला प्रश्न जैसे मैंने यहाँ लिखा 11 का क्यूब, जो प्रश्न संख्या 8वां होगा, ठीक है, 8वां होगा ना, हाँ 8वां। 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब और रेगुलर चल रहा है जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 19 का क्यूब और 20 का क्यूब, ठीक है, तक सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग। आप इस प्रश्न को सुने, देखो भाई प्रश्न को पढ़े, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 क्यूब और 20 का क्यूब। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? देखो यहां 1 से शुरू नहीं हो रहा है, यहां 11 से शुरू हो रहा है और यहां 20 पर खत्म हो रहा है। अंतिम डिजिट यहां पर 20 है, लेकिन आरंभिक डिजिट की बात करें तो यहां 11 है। तो 11 से छोटी संख्या लो आप 10, 10 में 1 जोड़ो 11 बटे हुए 2 और इसका करो आप होल स्क्वायर। 2 से काटा 5 बार, 55 का हमें होल स्क्वायर करना होगा। यह आ गया 30 25, ठीक है, 55 का होल स्क्वायर 30 25, यानी 55 को 55 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। किसी को नहीं आता तो यहाँ देखे 55 को 55 से गुणा किया, 55 25, 55 25 26 27, फिर 5 फिर 7 2, इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो 30 25 आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर अंतिम संख्या कौन सी? 20 है, तो 20 में 1 जोड़ा 21 बटे हुए 2 और इसका भी करना अपन को होल स्क्वायर। 2 से काटा 10 बार, ये हो गया 210 का होल स्क्वायर। अब 210 का होल स्क्वायर करना है तो मैं इसको लिखूंगा 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 और यहां से 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये हो गया मेरे पास 44,100। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 44,100 में से हम माइनस करेंगे 3025 को। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 0 बचेगा, फिर वापस 1 हासिल ले लेते, क्यों भाई देखो यहाँ 1 इधर चला गया 0 बच गया, तो यहाँ 0 का हम 0 ही रखेंगे। देखो 0 और 0 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा या 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो कितना, 3 गया सॉरी, तो 1 बचेगा और ये 4, ये आ गया 4175। आगे समझ में? तो आपसे पूछ रहा है 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब और रेगुलर चल रहा है 19 20, यानी 20 तक के क्यूब, सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 41,075। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। 8 प्रश्न करने के बाद थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स लगा होगा कि यार ये टॉपिक बहुत आसान है, अगर हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, हमारे माइंड में सेट कर लेते हैं, तो एग्जाम में जब प्रश्न आएंगे तो हमें अपसेट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो पैटर्न में आपको करा रहा हूं बस आप उन पे फोकस जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम अगले टाइप जो लेकर आ रहे हैं संख्या पद्धति का, वे आता है स्थानीय मान और जातीय मान पर। स्थानीय मान और जातीय मान, देखिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। देखो स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान से संबंधित, स्थान से संबंधित, ये आप ध्यान रखना। स्थानीय मान का मतलब होगा स्थान से संबंधित, और जातीय मान का मतलब होता है स्वयं का मान, स्वयं का मान, अपने खुद का मान। जैसे मैंने बोला कि अभी मैं जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मदारपुरा से पढ़ा रहा हूं, तो अभी जो मेरा स्थान होगा मदारपुरा होगा। कुछ समय बाद में पढ़ाने डुमाड़ा चला जाऊंगा तो मेरा स्थान हो जाएगा डुमाड़ा। कुछ समय बाद में जयपुर चला जाऊंगा तो मेरा स्थान हो जाएगा जयपुर। तो मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां मेरा स्थान परिवर्तन हो रहा है। जब मैं अजमेर में पढ़ा रहा हूं तो मैं मेरे घर पे पढ़ा रहा हूं तो मदारपुरा आ गया। जब मैं मिशन डिफेंस एकेडमी डुमाड़ा पढ़ाने जा रहा हूं तो स्थान मेरा डुमाड़ा हो गया, और जब मैं जयपुर पढ़ाने जा रहा हूं तो मेरा स्थान हो गया जयपुर। तो यानी कहने का मतलब स्थानीय मान परिवर्तन होता रहता है संख्या के अनुसार, लेकिन भाई क्या मेरी जाति और मेरा नाम बदलेगा क्या? मैं मदारपुरा में पढ़ाऊंगा तो भी मेरा नाम शैलेंद्र सर रहेगा, मैं डुमाड़ा में पढ़ाऊंगा तो भी मेरा नाम शैलेंद्र रहेगा, और मैं जयपुर में पढ़ाऊंगा तो भी मेरा नाम शैलेंद्र रहेगा। तो नाम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो कहलाता है उसका जातीय मान। आगे समझ में? अब देखिए मैं इसका प्रश्न कराता हूं कैसे एग्जाम आता है। जैसे अभी तक जो मैंने प्रश्न कराए थे, उसके बाद जो अगला जो प्रश्न लेकर आ रहा हूं प्रश्न संख्या 9,
बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जैसे मैंने लिखा 4 2 8 7 6 1। सुनना इस प्रश्न को, देखो 4 2 8 7 6 1 में 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8 का स्थानीय मान कितना होगा? स्थानीय मान कितना होगा? देखो प्रश्न का लैंग्वेज सुने आप, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 2 8 7 6 1 में 8 का स्थानीय मान कितना होगा? ये 9वां प्रश्न है, ठीक है। सुनो, यहां मैंने एक चीज लिखी, 4 2 8 7 6 1 में 8 का स्थानीय मान, बस इतना सा है। इसका मतलब अभी 8 का स्थान क्या होगा? मैंने क्या बोला? मैं अभी पढ़ा रहा हूं मदारपुरा से, तो मेरा स्थान हो गया मदारपुरा। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो यहां 8 ये नजर आ रहा है, आप इस 8 को बिल्कुल पकड़िए और नीचे लाइएगा 8। इसके आगे जितनी भी संख्या आती है उतने जीरो लगा दीजिएगा। देखो 7 नजर आ रहा है, 0, 6 नजर आ रहा है, 0, 1 नजर आ रहा है, 0। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8000 होगा। तो यहां 8 का जो स्थानीय मान है, 8 का स्थानीय मान वो होगा 8000। सिर्फ इस पर्सन के लिए, सिर्फ इस पर्सन के लिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8000। अब सुनिएगा, मैं कहता हूं कि 8 का जातीय मान कितना होगा? मैं कहता हूं कि 8 का जातीय मान कितना होगा? 8 का जातीय मान कितना होगा? अब बताइएगा। अभी मैं मदारपुरा से पढ़ा रहा हूं, तो 8 को मैं 8 ही बोलूंगा ना। डुमाड़ा पढ़ाने जाऊंगा 8 को मैं 8 ही बोलूंगा ना। जयपुर पढ़ाने जाऊंगा 8 को मैं 8 ही बोलूंगा ना। तो भाई 8 का जो जातीय मान होगा वो परिवर्तन थोड़ी होगा, वही रहेगा। तो 8 का स्थानीय मान क्या रहेगा? 8 का स्थानीय मान 8 ही रहेगा। हो गया क्लियर? तो सुनिएगा, स्थानीय मान पूछिए या जातीय मान पूछिए, आपको जब कोई भी प्रश्न आता है आप ध्यान रखें, स्थानीय मान पूछने पर स्थान और उसके आगे आने वाली संख्या 0 0 में कन्वर्ट करें। जातीय मान पूछे तो वही मान रहेगा जो अपन संख्या को बोलते हैं और पढ़ते हैं। आगे समझ में? अब 10वां जो प्रश्न लेकर आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लैंग्वेज परिवर्तन करूंगा, बिल्कुल आप क्लियर कर लोगे। 4 2 8 7 6 5 1 0 में 6 का स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर कितना होगा? दोस्तों इस प्रश्न कैसे हल करेंगे? यहां लिखा मैंने 4 2 8 7 6 5 1 0। आपको पूछ रहा है संख्या 6। क्या पूछ रहा है? संख्या 6 पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम 6 पूछ रहा है तो 6 को गोल कर देते हैं। अब 6 को मैं नीचे लेकर आऊंगा, 6 को मैं नीचे लेकर आऊंगा, ये लिखा 6, उसके आगे 5 0, उसके आगे 1 0, उसके आगे 0 0, तो ये हो गया 6000। कितना हो गया? 6000। तो 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान 6000 होगा, ये लिखा मैंने 6000। अब सुनना, 6 का जातीय मान क्या होगा? तो यहां लिखा मैंने 6 का जातीय मान, और 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 ही रहेगा। 6 को 6 ही बोलेंगे ना, तो 6 का जातीय मान 6। अब क्या प्रश्न बोल रहे हैं? बोले यार इनका अंतर कितना होगा? तो यह अंतर करते हैं, 10 में से 6 गए 4, अब यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ 9 बचेंगे और यहाँ 5, तो अंतर कितना हो जाएगा? 5994। हमें सही जवाब करना होगा 5994। काफ़ी बच्चों का सही जवाब, जिनको नहीं आ रहा है बिल्कुल शांति से देख के नोट्स बना ले, कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। हो गया क्लियर? चलो जल्दी से कॉपी कर लो। अंक से संबंधित प्रश्नों को हल करने का बहुत आसान तरीका, चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे 11 प्रश्न है और 11 प्रश्न आएगा भाई इकाई अंक वाला, इकाई अंक से संबंधित। देखिए दोस्तों, इकाई अंक से संबंधित प्रश्न 2 प्रकार से बनते हैं। एक जो बनता है सिंपल लाइन में लिखा होगा और एक जो बनता है वे घात पर आधारित बनेगा। तो प्रश्न संख्या जो हम 11 करेंगे सिंपल करेंगे, प्रश्न संख्या जो 12 करेंगे वो अपन घात पर आधारित करेंगे। चलिए मैं जैसे एक सिंपल प्रश्न देता हूं। मैंने लिखा 1 2 3, फिर लिखा 3 2 1, फिर लिखा 4 6 5 में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा? ये लिख दिया मैंने। देखिए लैंग्वेज सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कई बार ऐसा बोल देता वो गुणनफल, ये बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया लिख दिया। 11 प्रश्न है, गुणनफल 123 इंटू 321 इंटू 465 में इकाई अंक क्या होगा? तो दोस्तों देखिए आपको क्या करना, इकाई अंक का मतलब क्या होता है?
इकाई अंक का मतलब होता है अंतिम संख्या। क्या होता है? अंतिम संख्या। सुनिएगा, यहां पर पहला 123, दूसरा 321 और तीसरा 465। तीन संख्या का गुणा हो रहा है। पहली संख्या 123 है, दूसरी संख्या कॉम्बिनेशन की बात करें 321 और तीसरा है यहां पर 465। हमें क्या करना भाई, इस पहले में से अंतिम डिजिट निकालना है 3, इसमें से अंतिम डिजिट निकालना है 1 और इसमें से अंतिम डिजिट निकालना है 5 और अब हम इनका गुणा करेंगे। 3 एकम 3 और तीनों पंजे 15, तो यहां लिखा 15, लेकिन भाई अंतिम डिजिट कौन आ रही है? 5। तो हमें ये बोल रहा है इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? इसके गुणनफल का इकाई होगा 5, तो हमारा सही जवाब होगा 5। आगे समझ में हो गया ना क्लियर? चलो एक और प्रश्न कराता हूं, 12वां क्लियर हो जाएगा। 2 3 4 5 0 गुणा 1 2 3 7 8 गुणा 4 2 8 6 का इकाई अंक ज्ञात करो। देखिए इसका प्रश्न का लैंग्वेज क्या है। हमें यहां पर अंतिम संख्या 0 है तो मैंने 0 निकाल दिया है। यहां पर अंतिम संख्या 8 है तो यहां से मैंने 8 निकाल दिया। बीच में गुणा का चिन्ह है तो यहां मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहां अंतिम संख्या 6 है तो यहां मैंने 6 लिख दिया है। 8 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 को 6 से गुणा करेंगे 0 आएगा। तो इस पूरे संख्या के गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वे 0 होगा। आगे समझ में कर लीजिए कॉपी। देखिए 13वां प्रश्न में थोड़ा परिवर्तन मैंने कर दिया है। जिस प्रकार 11 12 आपको समझ में आ गया होगा, 13वें प्रश्न का लैंग्वेज में आपके सामने लेकर आ गया हूं। 13वां प्रश्न देखा 3 की पावर 101 का इकाई अंक ज्ञात करो। भाई यहां पर क्या परिवर्तन हो, यहां दे रखा 3 और इसकी पावर 101 का इकाई अंक ज्ञात करना है। दोस्तों कभी भी किसी भी संख्या कि अगर घात दे रखी है और फिर आपसे बोल रहा है इकाई अंक ज्ञात करो, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो पावर नजर आ रही है, ये जो घात नजर आ रही है, आप इसके अंदर 4 का भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे 101 में 4 का भाग देंगे। चलो यहां देखो आप, 4 दूनी 8 बचेगा, 2 बचेगा 1, 4 पंजे 20 और यहां पर 1 बचेगा। अब ये जो 1 बचेगा यहां पर इस आधार की पावर लगाएंगे, तो आधार कितना 3 और इसकी पावर शेषफल कितना बचा यहाँ 1, तो 3 की पावर 1 का जो इकाई अंक होगा वे 3 होगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा। 14 प्रश्न की लैंग्वेज है कि 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 0, 5, 6 और 8 दो तरीके समझाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे बस वही तरीका ले लीजिएगा। हमारे पास प्रश्न दे रखा 124, यहाँ लिखा 124 और इसकी पावर है 372। एक तरीका है कि आप इसको अलग अलग करो। हम क्या करेंगे, इस 372 में 4 का भाग देंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको गुणा भाग देकर बता रहा हूँ, 4 का भाग देते हैं। 4 नम 36, 1 बचेगा, 4 तिया 12 या 0 बचेगा। अगर 4 का भाग देने पर 0 शेषफल बचता है, कोई भी संख्या दे रखी है, तो उसका जो इकाई अंक आता है वे यहां पर जो अंतिम संख्या 4 है ना, तो इकाई अंक 6 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 6 रहने वाला है। तो इसका मतलब यह भाग पूरा पूरा चला गया, तो इस पूरे का जो इकाई अंक होगा वे 6 हो जाएगा। यहां तक आ गया होगा सबको समझ में। अगर यहां पर 0 आता है, अंतिम संख्या एक सम संख्या है, तो उसका इकाई अंक फिर 6 ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर 6 आ गया। अब देखिएगा इसकी बात करते हैं, 373 है, 373 में मैं 4 का भाग देता हूं। देखिएगा 4 नम 36, 1 बचेगा, 4 तिया 12 और यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर अंतिम संख्या कौन सी, 4, तो हमने 4 की पावर 1 लिखा है। तो 4 की पावर 1 कितना हो गया, 4। अब यहाँ पर प्लस आ रहा तो इसको जोड़ो, 6 और 4 को जोड़ा, हमारे पास हो गया 10 और अंतिम संख्या आ गई वापस 0, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। आगे समझ में। एक तरीका तो यह है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब इसी प्रश्न का मैं आपके सामने दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। दोनों में से जो आपको तरीका आसान लगे बस आप उसी को अपनाइएगा, आंसर दोनों का एक ही रहने वाला है। दूसरा तरीका देखो, यहां दे रखा है 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। तो हम क्या करेंगे, देखो भैया दोनों का आधार एक समान है, या 372 और यहाँ 373, तो हम इसको पूरे को कॉमन ले लेंगे। तो 124 की पावर
372 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर अंदर 1 बचेगा प्लस यहाँ पर 124 बचेगा। हमेशा ध्यान रखें, ये पहले वाला आधार पूरा बाहर आ जाएगा, अंदर इसकी जगह 1 बचेगा और यहाँ 124, 124 और 1 हो गया 125। अब सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। 124 की पावर 372 इंटू 125। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको इसमें 4 का भाग देना होगा। 372 में 4 का भाग देते हैं, यहाँ देखिएगा 4 नम 36, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 0 शेषफल बच रहा है तो यहाँ आ रहा है 4, तो 4 की पावर 0 इंटू यहाँ से अंतिम संख्या आप 5 ले लीजिएगा। 4 की पावर 0 का जो इकाई अंक होता है वे 6 होता है, हमेशा ध्यान रखना। कितना होता है? 6 होता है। और फिर इसको अपन 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, अंतिम संख्या क्या है? 0। तो किसको राइट करना होगा? वापस ए ऑप्शन को राइट करना होगा। तरीका एक ही है, तरीके 2 हैं, आंसर एक ही है। आपको जो पसंद आए बस आप उसी से कीजिएगा, बिल्कुल आपको तो राइट आंसर करना होगा। आगे समझ में? कर लो कॉपी जल्दी से, नजर आएगी। आपको योग दे रखा है 80, आपको अंतर दे रखा है 30। हमें क्या करना? एक बार इन दोनों को जोड़ना होगा। 80 प्लस 30 बटे हुए 2, 110 बटे हुए 2, काटने पर आ जाएगा 55 और एक बार घटाना होगा। 80 माइनस 30 बटे हुए 2, 50 बटे हुए 2 बराबर हो जाएगा 25। तो बड़ी संख्या होगी 25 और छोटी संख्या बड़ी संख्या होगी 55 और छोटी संख्या होगी 25। आगे समझ में? चलो कॉपी कर लो जल्दी से। चलो इधर देखो, अंतर 40 है तो आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या ज्ञात करो। भाई वही पैटर्न है। देखिए, दो संख्याओं का योग, इसका मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। a प्लस बी मैंने लिखा 120, अंतर की बात बोल रहा है a माइनस बी, यहाँ लिखा 40। हो गया क्लियर? चलो आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का योग 120 है, दो संख्याओं अंतर, तो भाई प्लस और माइनस कट गया, a और a को जोड़ा 2a, इन दोनों को जोड़ा 160, एक का मान निकाला 160 में 2 का डिवाइड किया 80, तो एक संख्या आ गई 80। अब इस एक का मान उठाकर अपन यहां रखते हैं, a प्लस बी 120, एक का मान यहां रखते हैं 80 प्लस बी 120, बी की वैल्यू 120 माइनस 80, यह आ गया 40। हो गया क्लियर? तो ये पैटर्न यूज करना है, या फिर दूसरा जो शॉर्ट पैटर्न मैंने आपको कराया था वो पैटर्न बता देता हूं। वो पैटर्न क्या है कि दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ो। तो देखिए दूसरा शॉर्ट पैटर्न आप इस बॉक्स में देखें, दोनों को जोड़ा और 2 का डिवाइड किया, 160 बटे हुए 2 80, दोनों का घटाओ और 60 का डिवाइड करो, 2 का डिवाइड करो, यह 40। एक बार पढ़ लिया तो नहीं भूलोगे, ये गारंटी मेरी है। हमारा प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा, किसी भी संख्या में 124 का भाग देने पर 18 शेषफल बचता है। आगे प्रश्न बोल रहा उसी संख्या में 8 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखिए इस पूरे लैंग्वेज में दो चीज आ रही है। सबसे पहले वह संख्या थी जिसमें 124 का भाग दिया, और उसी बात वही संख्या जिसमें आपको 8 का भाग देना है। तो मैं इस तरीके कैसे लिखूं? इधर देखो, वो संख्या x मानना है आपको। देखो गाइस इधर देख लीजिएगा, वे संख्या x माना, किसी भी संख्या में 124 का भाग देने पर 18 शेष बचता है। तो आपको ऐसा लिखना है, उस संख्या में 124 का भाग दिया और शेषफल बचता है 18, तो ये लिखा 18 शेष बचता है। देखिए जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा उसी संख्या में 8 का भाग दिया जाए, तो वो संख्या 1 से 8 का भाग देना है। तो आपको क्या करना है, इसको तो काट देना है। अब बचा क्या? 8 बचा है, तो इस 8 को अब इसके नीचे लिखना है, यहां लिखना है। पहला जो शेषफल बचता ना उसमें दूसरे भाजक का भाग देना है। देखिए मैं लिख रहा हूं इसका ट्रिक। इसका जो ट्रिक है वो है प्रथम शेषफल और दूसरा भाजक, ये ध्यान रखना है। तो यहां पहला शेषफल की बात करें तो हमारा पहला शेषफल है 8 और दूसरा भाजक है हमारा 8, 18 और 8। तो 8 में 18 में 8 का भाग दूंगा, 8 दूनी 16, 2 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। तो हमें किसको राइट करना होगा? हमें यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे समझ में? कर लो कॉपी जल्दी से। रुको, हाँ इधर देखिएगा,
हमें एक प्रश्न लैंग्वेज दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऑप्शन को चेक करना होगा। किसी भी संख्या में 15 का भाग देने पर 5 शेषफल बचता है। हमें सबसे पहले वे संख्या x कंसिडर करना होगा और उसमें 15 का भाग दिया और ये लिखा मैंने 5 शेष बचता है। देखो जैसे मैंने प्रश्न संख्या 17 समझाया, बिल्कुल मैं वही पैटर्न समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप लिख लीजिए, याद हो जाएगा। किसी भी संख्या में 15 का भाग देने 5 शेषफल बचता है, उसी संख्या में 3 का भाग देंगे तो वह संख्या x है और 3 का पहले को काट दीजिएगा। अब इस 3 को यहाँ लिख दो आप। हमें 5 में 3 का भाग देना, 3 एक कम, कितना शेषफल बचेगा? किसको राइट करेंगे? ए ऑप्शन को। हो गया क्लियर? आगे समझ में? करो कॉपी जल्दी से। हमारा प्रश्न का लैंग्वेज है, किसी संख्या में 124 का भाग देने पर भागफल 86, शेषफल 24 बचता है, तो वे संख्या कौन सी होगी? इससे पहले वाला प्रश्न था, इससे पहले वाला प्रश्न था कि किसी संख्या में 124 का भाग देने पर 18 शेषफल बचता है, उसी संख्या में 8 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा? बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। उसमें आएगा लास्ट में क्या शेषफल बचेगा और यहां आ रहा है वह संख्या कौन सी है, ये फर्क है। देखिए आप जब छोटे थे, बचपन की वो यादें करो, जब आप 5वीं, दूसरी या तीसरी क्लास पढ़ते थे या 6ठी, 7वीं, 8वीं पढ़ते थे, आपको मैडम एक पैटर्न सिखाया करती थी, वो था भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये पैटर्न आपको बचपन वाली वे क्लास से याद आ रही होगी। हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं, यही बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये बचपन वाला पैटर्न याद रखना बहुत जरूरी है। देखो वो जो बचपन की जो क्लास होती है ना, 6ठी से लेकर 8वीं 10वीं तक क्लास है, वो बहुत काम आने वाली है। उस समय तो हम भूल जाते हैं, लेकिन अब वही क्लासें काम आने वाली है। तो हमारा प्रश्न बोल रहा है किसी भी संख्या में 124 का भाग देने पर भागफल, देखो भाग देने पर भाग देने वाली संख्या कहलाती है भाजक, तो भाजक यहां पर है 124, भागफल कितना नजर आ रहा है? 86, तो भागफल की जगह मैंने लिखा 86 और शेषफल कितना नजर आ रहा है? 24, तो शेषफल लिखा मैंने 24। हमें क्या करना हो? इसको इससे गुणा करना होगा। देखिए भाई अपन गुणा करने का तरीका देख लेते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो। 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 कम 6 7, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 एकम 8 और 1 9, ये 4, ये 6, 7 7 14 15 16, ये आ गया 10,664। इसमें कितना जोड़ेंगे? 24। तो 10,664 में 24 जोड़ते हैं, 4 और 4 कितना हो गया? 8, 2 और 6 कितना हो गया? 8, ये 6, ठीक है, हो गया क्लियर। और यहाँ पर ये 10,688, तो 10,688, हाँ मिस्टेक कर दी, हाँ सी ऑप्शन ये रहा, बिल्कुल आगे समझ में। तो विशेष कर ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रश्न आता है जिसमें भाजक, भागफल और शेषफल दे रखा, आप यही पैटर्न यूज करें, बिल्कुल आंसर क्लियर समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न और कराऊंगा, सबको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो मान लो ये प्रश्न बिल्कुल सही होगा, गलत तो आप कभी नहीं करेंगे। सबसे पहले यहां दे रखा अंडर रूट माइनस का 3 गुणा अंडर रूट माइनस का 27 का मान कितना होगा। दोस्तों देखिएगा, इस प्रश्न को हल करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं। यहां पर अंडर रूट का चिन्ह है और यहां पर भी अंडर रूट का चिन्ह है, तो सबसे पहले आप इन दोनों अंडर रूट को गुणा कर दीजिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा 27। हो गया क्लियर? ये आप हमेशा ध्यान रखें। और इस पे भी माइनस चिन्ह चल रहा है, इस पे भी माइनस चिन्ह चल रहा है, तो ये माइनस का चिन्ह मैंने कर दिया। हालांकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन मैं जो लॉजिक बता रहा हूं वो याद रखें आप, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो आप एक बार इसको गुणा कर दीजिएगा, लेकिन आप याद रखें यहां पर भी माइनस चल रहा है और यहां पर माइनस चल रहा है, तो ऋणात्मक संख्या का गुणनफल अंडर रूट में ऋणात्मक मान ही देगा, ध्यान रखिएगा, सुन लिया मेरी लैंग्वेज। तो यहां फिलहाल मैंने माइनस लिख दिया। अब भाई 3 और 27 को अगर गुणा करते हैं तो 81 आता है। कितना आता है? 81। और 81 किसका वर्ग है? 9 का स्क्वायर है। तो यहां बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा माइनस का 9। कितना आंसर होगा? माइनस का 9। तो हमें यहां पर किस ऑप्शन को राइट करना होगा? हमें यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। देखा, माइनस का 3 और माइनस का 27। आगे बढ़ जाते हैं, ये माइनस 81 हो गए क्लियर। तो इसको अपन लिखेंगे माइनस का 9 लिख सकते हैं, या फिर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं,
ये आप ध्यान रखना। हो गया क्लियर? तो ऐसा ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पर बी पे नजर आ रहा है, हमें बी को राइट करना होगा। अब देखिएगा, इसके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 और 16, ये 64 आ गया। ये माइनस है, ये माइनस चल रहा है, इसको मैंने माइनस लिखा। ऋणात्मक एक वास्तविक संख्या है, सुन लीजिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 और अंदर आ रहा है माइनस का 1, क्योंकि 64 तो 64 का बाहर आ जाएगा 8 और ये ऋणात्मक संख्या अंदर रखा। अब ऐसा ऑप्शन अपन को सी में नजर आ रहा है। देखो, अगर ये नहीं होता, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो फिर हम किसको राइट करते हैं? -8 को राइट करते हैं, जो बी ऑप्शन होता। हो गया क्लियर? तो विशेष का ध्यान रखें, अगर आपको ये ऑप्शन आ गया है तो फिर आपको ये राइट करना होगा। अगर ये नहीं होता है, इस श्रेणी में आता है, तो फिर आपको ये राइट करना होगा। हो गया क्लियर? चलिए लिख लीजिएगा, ऋणात्मक एक वास्तविक संख्या होती है।